अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट शरियार परवेज़ और आपको एक दफ़ा फिर आजकल मैं खुशामदीद कहता हूं। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपने मौजूदा सियासी सूरत हाल की तरफ अगर आपकी नज़र पड़ी हो और आपने देखा हो कि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, कुछ ऐसी इस तरह का तनाज़ुर भी मिल रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली रहनुमा होने वाली है। उसके अंदर एक जमात पीटीआई पहले बनी गई, फिर उस पर इस्टेब्लिशमेंट की इल्ज़ामात लगाए गए, फिर उसके मैं अभी इल्ज़ामात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जब तक इल्ज़ामात उस वक्त हमें इनको यही कहना चाहिए। और उसके बाद जो है वही पीटीआई के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ लीग, उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे गए। और उसी तनाजुर में हमने एक प्रोग्राम किया, एक महीने पहले की बात है, और उसमें जो है कुछ सवालात हुए, कुछ जवाबात हुए, लेकिन जो बात थी वो ज़्यादातर लड़ाई की नज़र हो गई, कुछ जज्बात की नज़र हो गई। आज मैं कोशिश करूँगा कि इंडिविजुअली इन दोनों जमातों के साथ जो है वो एक इंटरव्यू किया जाए, एक बात करी जाए और उनसे उसी बारे में, उन सवालात में जिनके ऊपर हमें शक है या लोग जिनके बारे में बात करते हैं, उनसे सवाल किया जाए। इसी तनाजुर में आज मैंने मियाँ मंजूर साहब को जो है वो दावत दी है। आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूके के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मियाँ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, ये बात को मैं फंडामेंटल इशू से शुरू करते हैं कि ये अभी जो मियाँ साहब की एक स्टेटमेंट थी थोड़े दिनों पहले तक कि गो जरदारी गो, जी आपने ज़रूर सुना, शहबाज शरीफ साहब की। मियाँ साहब ने भी गो जरदारी गो, अगर शहबाज शरीफ साहब की तो, लेकिन उन्हीं की उससे ये सारी एक तहरीक थी कि गो जरदारी गो हम चलाएंगे जी। उसका क्या हुआ है? वो आपके सामने है, आपको नज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गो जरदारी गो आज भी आपने कल परसों के उनके मियाँ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने एक ही बात वो हमेशा करते हैं और करते आ रहे हैं कि मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान, उसमें करप्शन का बादशाह जो है वो जरदारी है। और सारे यही कह रहे हैं कि जिस तरह वो करप्शन कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी का पूरा ग्रुप है ना, वो पाकिस्तान की ये करप्शन 7 हिस्ट्री में नहीं हुई आज तक। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। करप्शन का तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन साथ में बात ये है, जो बात मुझे लगती है कि ऐसा नहीं लगता आपको कि ये गो जरदारी गो जो तहरीक थी, ये गो सुनामी गो तहरीक में बन गई है? और जब आपने अपनी तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी से हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कर दिया है। आप खुद देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी भी आज तक तहरीक इंसाफ के बारे में कोई बात की हो तो आप बता दें। तहरीक इंसाफ ने ही जब कहा, मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने आज तक, जब से ये इमरान खान साहब बोल रहे हैं फालतू ऊट पटांग बातें करते रहते हैं मियाँ साहब के बारे में, लेकिन वो मियाँ साहब को जेब नहीं देते। मियाँ साहब तो खुद कहते हैं ये हमारे लेवल का आदमी नहीं है, हम इसकी बात का जवाब ही नहीं देना चाहते। उसके लिए ये तो उनकी एरोगेंस नहीं हो गई कि हमारे लेवल का आदमी नहीं। एरोगेंस नहीं, देखिए मैं एक बंदा है, वो दीनदार है, पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हम तो उनको गिनते हैं कि वो पाकिस्तान के प्योरली पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है। और पाकिस्तान के साथ जो उनके 60 साल हिस्ट्री में उनके अदवार के जो तरक्याती काम हैं वो निकाल लें और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टियों के निकाल लें, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। उसमें देखिए एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट तो आईजीआई में भी थी, एस्टेब्लिशमेंट तो ज़ियाउद्दौर के अंदर भी थी, एस्टेब्लिशमेंट तो इनका रोल रहा। ये तो आपने वो मैंने रिसेंटली सुना है कि हर दौर में इनका जो है ना वो हर अदवार जितने भी आज तक गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई रोल उसमें रहा है, ज़रूर रहा है। और यही कब्जा करते हैं। आप देखें, आपके सामने है कि अगर जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ, छोटी सी मिसाल है, 97 से लेके 99 तक जिस तरह मुल्क तरक्की कर रहा था, तरक्की की तरफ जा रहा था उस वक्त, तो एवरीबॉडी नोज कि मतलब वो कैसे तरक्की की तरफ मियाँ साहब लेके जा रहे थे। मियाँ साहब का ड्रीम था कि ये हम बैठ के खाएं, है ना, हम लोग पाकिस्तानी, और ये जो गोरे हैं ये हमारे इर्द गिर्द घूमे और हमारे जॉब करें हमारे यहाँ पे आके। और ये हो जाना था अगर ये मुशर्रफ एस्टेब्लिशमेंट ये काम ना करती। अच्छा, तो ये जो बात है एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा, और एस्टेब्लिशमेंट क्या मुस्लिम लीग नून में भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा? अभी देखें आपके सामने है, 97 से लेके आज तक आप देखें, पहले का मुझे नहीं पता, मैं भी आपको कह दूं, हो सकता है रहा हो,
हो सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पर इन्वॉल्व रही है हमारी, जितनी भी पार्टीज हैं, पार्टियां बनाने में, वो तो कौमी इत्तेहाद बनाने में, वो इस्लामी इत्तेहाद बनाने में, आपके सामने वो तो मानते भी हैं कि हमने बनाया, हमने उसके लिए पैसे भी दिए लोगों को। लेकिन असल बात ये है कि एक बंदा जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है फिर उसको करने दिया जाए। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 97 में वो चाह रहे थे ग्वादर पोर्ट, फिर इन्होंने देखे इधर कोई किसी को कत्ल करके कहाँ जा सकता है, पकड़ा जाएगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने को पकड़ा जाता है। पाकिस्तान में आज तक बता दें कि आपके इतने इतने बड़े लीडर कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, लियाकत अली का कातिल नहीं मिला, बेनज़ीर साहब का कातिल नहीं मिला, बेनज़ीर साहब के भाई उसके मुर्तज़ा उसके दौर में कत्ल हो गया, उसको उसका कातिल आज तक नहीं मिला। तो ये बाकी सिक्योर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब आगे नहीं चलेगी और इनकी सपोर्ट के बगैर अब जो है अपनी सियासत को जो है वो आगे बढ़ाएगी। इंशाल्लाह हमने स्टैंड लिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये जो स्टैंड की आप बात कर रहे हैं कि स्टैंड लिया हुआ है हमने, अब जब ये स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड लिया हुआ है आपने करप्शन के खिलाफ, स्टैंड लिया हुआ है आपने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है आपने जुडिशरी के खिलाफ, लेकिन आप करते कुछ नहीं है, बात स्टैंड लेते हैं। जुडिशरी किसने फ्री करवाई? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। करप्शन के बारे में अगर बिजली तो आप ला नहीं सकते। गैस और बिजली इन्होंने जो लोड शेडिंग की उसके खिलाफ ही मियां साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा, और फिर 10-12 दिन के लिए इन्होंने वो बिजली लोगों को सप्लाई की, बिजली गैस भी दी और नॉर्मल रहा। 10-12 दिन बाद फिर खामोशी हो गई, आज फिर वही हाल है। लेकिन क्या करें, ये बताएं कि ये क्या, वो कहते हैं कि हमारे पास बिजली है नहीं, लेकिन असल बात जो हकीकत है वो ये है कि ये इन्होंने करप्शन की नजर कर दी है। जितने बिल्स देने थे आपको कि ये दूसरी कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो बिजली सप्लाई करती हैं, गैस सप्लाई करती हैं, वो सारे के सारे इन्होंने खुर्द कर दिए हैं। कहा भी गए हैं ये पीपल्स पार्टी के लोग। ये देखें ना, आपने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पे कि इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, हकीकत बात है। परवेज अशरफ साहब के बारे में बात हुई, उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसके बारे में उन्होंने करप्शन करी, वहां पर जो भी कुछ हुआ उस पर तो आपने जो है कोई आईनी तरमीम में नहीं लाया गया, कोई मुसाविदा आपने पेश नहीं करा। लेकिन जहां ज़मनी इलेक्शन की बात होती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात होती है, तो अभी हमने देखा आपने तरमीम मंजूर भी हो गई सब, और जो आप करप्शन के खिलाफ जो है कोई तरमीम नहीं लेके आ सके या कोई मंजूर नहीं करा सके। ये असल बात ये है कि ये जो तरमीम 20वीं तरमीम हुई है, ये करप्शन के खिलाफ ही है कि ये अगला इलेक्शन जो होना है वो करप्शन की नजर ना हो जाए, तो है ये वो करप्शन की नजर ना हो जाए। मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें कि क्योंकि ये ना हो कि सदर जरदारी दोबारा अगले 5 साल का सोच रहा हो कि मैं 5 साल अगला भी सदर रहूंगा और मैं अपनी हुकूमत दोबारा बना लूंगा। उसकी सोच ये थी, लेकिन इस 20वीं तरमीम से ये सोच अब चेंज हो गई है। अब ये सोच ऐसे होएगा कि जो भी मतलब इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, वो भी आपके सामने इनकी मर्जी, सारी पार्टियों की मर्जी, जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान की, उनकी मर्जी के साथ होएगी। जो केयर टेकर आएंगे वो भी इनकी सब पार्टियों की मर्जी से आएंगे। ये 20वीं तरमीम का एक हिस्सा है, आपको भी पता है इस बात का। और मसला ये है करप्शन का। करप्शन जैसे जैसे ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हर एक को पता है, किसको नहीं पता, उसके खिलाफ कौन नहीं बोल रहा। हमने उसके खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया, पूरी असेंबली में बाइकआउट भी किया इनके साथ, आपके सामने है क्या क्या चौधरी निसार साहब ने किया। आपने क्या क्या किया पंजाब में करप्शन के लिए? आपने क्या किया? आपने पुलिस में, पंजाब में आपने अंजुम वकील के साथ क्या किया? अच्छा आप मुझे आज आप पुरानी बात लेके ना जाए, अंजुम वकील की आप पुरानी बात, आप एक अगर पंजाब हुकूमत में एक केस है ना, तो ये मरकज में 101 केसेस हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उसका हमने तो उस बार देखिए, जो हमारी पार्टी में, जैसे कि अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी की एक एमपीए ने आपके सामने चांटे मारे उस औरत को, और गवर्नमेंट मुलाजम थी वो जिसको मारे गए। उससे अब प्रेशर में लाकर उससे माफिया भी मंगवा ली, सारा कुछ कर लिया कि हमने माफ कर दिया। बात ये नहीं हो रही, बात हमारा कोई एमपीए या एमएनए, एक लेडी ने क्रेडिट कार्ड का उस पर इल्जाम आया, हमने उसको निकाल दिया, फारिग कर दिया, मुस्लिम लीग नून से फारिग हो गई। और वो जो जिनके पास जाली डिग्रियां हैं वो फारिग नहीं हो रहे हैं, उनके लिए तो तरमीमें आ रही हैं, एक जाली डिग्री वाला बाहर चला गया, वो इमरान खान साहब के साथ जाके बैठ गया। मैं वही कह रहा हूं कि हर वो बंदा, मैं छोटी सी बात बता दूं आपको कि पार्टियों के दत्कारे हुए वो लोग
सारे के सारे खान साहब के साथ चले गए, इमरान खान के साथ चले गए। आप एक देखें, दूसरी तरफ आप ये देखें, खान साहब कहते हैं हम चेंज लाएंगे। चेंज किससे लाएंगे? चेंज क्या वो लोग ला सकते हैं जिन्होंने खुद लाल मस्जिद पे हमला किया हो, जिन्होंने खुद अपने हाथों से डॉक्टर आफिया को अपने हाथों से अमेरिका को दिया हो, जिन्होंने खुद अपने पाकिस्तान के लोगों को पकड़ा के और पकड़ के तो जाके तो अमेरिका को दिया हो? क्या वो लोग चेंज ला सकते हैं? पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे। करेगा जब भी चेंजिंग होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको जाहिर हो जाएगा, अभी हो भी रहा है और लोगों के ऊपर भी जाहिर हो जाएगा कि ये मियां साहब करेंगे जो इसका जवाब आपने जो इल्जामात पीटीआई पर लगाए, होना तो यही चाहिए कि इसका जवाब मैं उनसे जरूर लूंगा आपकी बात का पूछने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने खान साहब के इंटरव्यू में इल्जाम नहीं लगाए, मैं तो आपको हक बात बता रहा हूं। वो खुद कहते हैं कि चेंज तो लीडर लेके आता है, सोच तो लीडर की होती है, नजरिया तो लीडर का होता है, बाकी सारे तो सिर्फ क्राउड होता है जो हमारे साथ होता है। वेरी गुड। बाकी तो जो अगर मैं ठीक हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो जो है पैसे खाए, जबकि मैं ठीक हूं तो लाल साहब पूरा डिपार्टमेंट ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ऊपर वाले को ठीक करो और जो है सारा इसका मतलब है कि जो लीडर करता है वो बाकियों को भी फॉलो करते हैं, जैसे आप खान साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं जुआ खेलता था, मैंने अपनी पार्टी के एसेट मैं कर्जई हो गया था, कर्जे में चला गया था। अपनी किताब में खुद लिखते हैं, आप देख लें अपनी उनकी किताब का पेज नंबर 200 मैंने पढ़ी है जी, पढ़ी आपने जी, उन्होंने खुद कहा है कि मैं जुआ खेलता था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इस गेम ने कभी अट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन हाँ मैंने स्प्रेड बैटिंग करी है, मैंने अपने साले के लिए मुझे पाउंड्स मिले तो मुझे मजा आया। उन्होंने ये लिखा है अपने किताब में, लिखा है कि जब मुझे पाउंड्स मिले, जुआ खेलने के बाद जीता और पाउंड्स में मुझे पैसे मिले तो मुझे बड़ा मजा आया। यानी कि अगर एक लीडर जुआरी हो तो उसको, इसका मतलब है उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी जुआ खेलना चाहिए। आपका ये कहने का मतलब है? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। चलें, ये इसका जवाब तो पीटीआई से मैं जरूर लूंगा। पीटीआई से नहीं, आप देखें, असल बात जो हकीकत है उसको देखें। आपने एक बात करी ना, मैं उसके बारे में मैं इमरान खान साहब को डिफेंड करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा, मैंने आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार, एक एम्पायर खड़े करी है, और अब बाकी दुनिया में भी ये पैसा, और ये पैसा अगर आया, अगर तो वो पहले से अमीर जैसा कि वो क्लेम भी करते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इत्तेफाक फाउंड्री को, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर किस चैनल से गया है? पाकिस्तान से बाहर देखें, जब सऊदी अरेबिया में इन्होंने काफ़ी, आपको याद होगा, आप जब गए हैं, ये मुल्क बदर किए गए, इन्होंने बैंकों से कर्जे लिए, फिर सऊदी अरेबिया से भी इन्होंने ट्रांसफ़र पैसे इधर किए, ठीक है ना जी। वो सऊदी अरेबिया से फिर हसन नवाज पिछले तकरीबन 17 साल से, 17 ईयर से वो इधर यूके में प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हसन नवाज, और उनके साथ और भी दोस्त हैं उनके जिनको मैं पर्सनली जानता हूं सबको, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे आपके सामने जंप की हैं। इधर एक मकान, जब मैं 1997 में इधर आया था, मैं भी 1997 में इधर आया था, तो मकान की कीमत उस वक्त थी 63,000 से लेकर एक नॉर्मल 3 बेडरूम जो है ना, वो 63 से लेकर कोई तकरीबन 83 तक जाती थी उसकी प्राइसेस, ठीक है। अगर कोई खराब हालत में है तो 63 का, अगर गुड कंडीशन में है तो 83, 84 तक उसकी कीमतें गई हैं, ठीक है। अब उसी मकान की कीमत 4 लाख पाउंड है। अगर उस वक्त किसी ने ली हुई है प्रॉपर्टी, अगर उसने 83 की ली है, अब उस मकान की कीमत उसी सवाल को फिर रिफ्रेश करने की नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया कि प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी हाइक हुई है और यहाँ पर प्राइसेस में हाइक हुई है, वो तो सही है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप भी यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं या मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लेता हूँ, मुझे एक इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। वो इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से आया होगा, सऊदीया से आया होगा या पाकिस्तान से आया होगा, लाजमी। उसकी कोई डिटेल हमें उनके पास मौजूद है, उसका कोई कहां से आया, वो हुंडी हुई, वो बैंक ट्रांसफर था, वो क्या बताने लगा हूं ना, मैं बताता हूं आपको। यहाँ हम रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम यूके में रहते हैं। हसन नवाज साहब भी प्रॉपर्टी सारी यूके में है उनकी। इधर आप एक पैनी का भी हेर फेर करें तो आपको टैक्स वाले उसी वक्त पूछते हैं कि ये पैसा कहां से आया, किधर से। इनके पास पूरी टैक्स रिटर्न्स इधर मौजूद होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर किसी को भी, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने
एक अपना आप पलट पड़ के खान साहब पे मैं चले बता जाते रहा हूं ना, उन्होंने शोर मचाया हुआ है ना, सबसे ज्यादा शोर तो मुझे उन्होंने मचाया हुआ है कि इनके पास प्रॉपर्टीज है, दोनों एक है। वो इनकी तकरीरें, वो जो तकरीर करते हैं जहां जहां भी जा करते हैं, उनकी मेन जो 4 लफ्ज की तकरीर होती है टोटल, और 4 लफ्जों में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की वो बात कर रहे होते हैं। दोनों एक है, उसका भी माल बाहिर है, इसका भी माल बाहिर है। तो क्या है ना? बंदा पूछे कि आप हमें ये बताएं खान साहब, आपके पास एक फ्लैट था जो आपने कहा कि मैंने बेच दिया, बेच के तो क्या एक आप फिर PTI सर एक बात तो अपनी मैं वही बता रहा डिफेंड करें, वही कर लगा, मैं को उनको भी डिफेंड साथ कर रहा हूं ना, मैं उनको दोनों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर उन्होंने खान साहब ने एक फ्लैट बेचा, तो क्या उस फ्लैट के बदले 350 कनाल का मकान इस्लामाबाद में बनाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है? मुझे पहले यह बताएं। और मेरे पास सबूत मौजूद है, उनके घर की तस्वीरें मौजूद है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मुझे बुला लें, मैं फोटो सारी लेके आऊंगा। कितना बड़ा मकान है वो। क्या वहां पर इस्लामाबाद में 1 कनाल जो जमीन है ना, 1 कनाल जमीन अगर लेनी हो किसी ने, है ना, तो वो कोई तकरीबन 50 लाख 60 लाख 70 लाख से कम नहीं मिलती। जो मेन एरियाज है वहां पर 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की है एक कनाल, ठीक है ना जी। तो क्या अगर 7 लाख का इन्होंने फ्लैट बेचा, इधर 7 लाख का फ्लैट बेचने के बाद 350 कनाल कहां से आई? उसके ऊपर जो मकान बना, 1 अरब रुपया मकान के ऊपर लगा, वो कहां से आया? 90 करोड़ रुपया उस मकान के ऊपर लगा है, वो कहां से आया? अच्छा, ये देखें, ये सब या तो फिर ये माने कि हम जो पैसे इकट्ठे करते हैं, है ना, लोगों से अपने हॉस्पिटल के लिए, उसकी चोरी है, उसमें से चोरी की है इन्होंने, कि ये सदका ज़कात जो जितना इकट्ठा करते हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि इनकी अपने पास अपना ना कोई बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम है ही कोई नहीं। खान साहब ने आज तक नहीं शो करवाई कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम। उनका यही है कि मैं सदका ज़कात इकट्ठा करता हूं और वही खाता हूं, वही सारा कुछ करता हूं। वो तो कहते हैं मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, अभी भी मैं मुबस्सिर हूं, इस बात को भी वो कमेंटेटर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है लेक्चर्स देते हैं। ये मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं उस बारे में फिर मैं नवाज शरीफ। अच्छा, चार्टर्ड फ्लाइट, मुझे एक बात है, एक लेक्चर देने के बाद क्या बंदा चार्टर्ड फ्लाइट में पूरी दुनिया में घूम सकता है? मैं नहीं घूम सकता। मुझे पिछले 30 साल हो गए इधर यूरोप में, मुझे भी, है ना, मैं नहीं घूम सकता चार्टर्ड फ्लाइट, मैं नहीं ले सकता जी। तो ये मेहनत भी की है। अब आपने अपने शुरू में जो एक स्टेटमेंट दी, एक बात कही कि जरदारी साहब का प्लान ये है कि वो अगले 5 साल के लिए भी आ जाए मुल्क के अंदर। था वो हो ही जाएगा, क्योंकि जब सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे, जब उनके पास हाउस में लोग आ जाएंगे, सीटें आ जाएंगी, नंबर से वोट आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद उनको रोकने वाली ताकत कौन है जो रोकेगी? मेमो का जो इशू बन गया हुआ है ना उनके ऊपर, है ना, मेमो के इशू के ऊपर एक बात याद रखें, उनको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, अदालत में, चाहे जरदारी साहब को। और जो इस्तिस्ना है उनको, इस्तिस्ना उसमें नहीं है। मुल्क का गद्दार जो है उसको इस्तिस्ना नहीं आता, जो कि जैसे गद्दारी का केस बन रहा है इनके ऊपर, आर्टिकल 6 के लगेगा इनके ऊपर। पता है आपको इस बात का? जो मेमो केस जो बना है, अगर फाइनल हो जाता है, अगर वो प्रूफ हो जाता है ना, तो वो आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 वो मुस्तस्ना हासिल नहीं है सदर को उसमें, कि कोई भी गद्दार सदर गद्दार बैठा हो तो कर रहा हो। ये नहीं हो सकता। ये कितनी अजीब सी बात है कि आप एक अमेरिकन नेशनल की बात पे यकीन कर रहे हैं, उसके मेमोज पे यकीन कर रहे हैं, उसकी बातों, उसकी ब्लैकबेरीज कन्वर्सेशन पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क का जो प्रेसिडेंट कह रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट की जैसे कि अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने हकानी से इस्तीफा क्यों लिया? ऐसी क्या वजह थी? देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि आगे इस्तीफा दे के चला गया, फिर अंदर भी हुआ, इससे ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको हकीकत बताता हूं, उधर है, और उसमें इन्वॉल्व है आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, उसमें आपके पाशा साहब भी, उसके पाशा साहब ने 4 मीटिंग्स की हैं उसके साथ, जिसके सबूत उसने दे दिए हैं कि मेरी मीटिंग हुई, ठीक है ना। ये सब इसको तो फौज ने भी डिनाई नहीं किया, उस मीटिंग को तो डिनाई नहीं किया, लेकिन गलत है। देखिए आप क्यों मिलते हैं? अगर आप कहते हैं जैसे आपने अभी कहा, फौज से क्यों मिलते हैं? नहीं, फौज की बात नहीं कर रहा मैं फौज की मैं बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि अमेरिकन नेशनल है, उसकी बात आप मानते हैं, तो क्या जेब देता है एक ISI के चीफ को कि वो जाके इंग्लैंड में जाके उसको स्पेशली मिले और मुलाकातें करें? क्यों? वाई? लेकिन वो मुल्क का मामला था, वो मुल्क की पाकिस्तान की सलामती का मामला था, शायद इस वजह से मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन उस वक्त मीमो का कोई चक्कर नहीं था,
उस वक्त तक ये मीमों में सारी चीजें अच्छा, ये खुली क्या, है, ये क्या सारी बात, मीमों में खुली है सारी ये चीजें। क्या बात है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है जरदारी साहब को भी बुरा कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट एज अ फौज को भी बुरा कह रही है, पीटीआई को भी बुरा कह रही है। अभी आपने कहा कि मैंने कहा मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जो चंद जनरल्स हैं जो मुल्क के लिए हमारी जो मुल्क को स्पॉइल कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी सीट की खातिर, जैसे मुशर्रफ ने किया था। मुशर्रफ ने सिर्फ एक कॉल पर लेट गया था जमीन पे, सर जो गम, सलूट भी मारा था उनको, और साथ उसको पता था कि पैसे मिलेंगे, मेरी सारी जिंदगी सौर जाएगी। ये नहीं पता कि चंद दिन की जिंदगी है, पैसा नहीं किसी के काम आता, चंद दिन की जिंदगी। अगर यही सोच सर आपने लेनी थी तो ये सोच तो नवाज शरीफ साहब ने भी दिखानी थी कि चंद दिन की जिंदगी है। जब वो इधर से गए तो क्यों गए फिर इधर से, किधर से कहां थे? जब पाकिस्तान से गए हैं, वो जो उन्होंने एक जलावतनी वो जो काटी। आपको पता है कि अगर कोई इधर इधर या दुनिया के किसी भी जगह पे एक जेल में अगर कोई बंदा हो तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है? उनको भेजा गया, निकाला गया मुल्क से, है ना, वो निकाल, तो क्या करते आप बताएं, कहां और क्या करना चाहिए था? अपनी जान दे देते? तो क्या जान देनी जायज है? मेरे हिसाब से नहीं। कुरान कहता है कि जहां तक भी अपनी जान बच सकती है बचाओ, तो यही, और जान बची। यही आर्गुमेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने भी दिया कि जहां तक हम पाकिस्तान की जान बच सकती, मैंने जान बचाई। तो फिर कैसी जान बचाई कि लाल मस्जिद में अपने हाथों से अपने बच्चों को मार दिया? वो जान बचाई है उन्होंने? क्या लाल मस्जिद के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने कुछ भी नहीं हुआ लाल मस्जिद के अंदर। क्या हुआ लाल मस्जिद के अंदर? जो उन्होंने एक बंदा वीडियोस दिखाई है, उन्होंने वो दिखाई है कि वो जो हमारे पीछे हमारे पे फायर कर रहे हैं वो कोई फायदे हुए, डंडे थे उनके हाथों में, इसमें कोई शक, डंडे लेके वो निकले हुए थे, लेकिन उनके हाथों में किसी के हाथ में भी बंदूक नहीं नजर आई। आप देखें फिल्म में दोबारा फिर वही मुस्लिम लीग आप पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके पास वही लोग आ गए हैं जिन्होंने लाल मस्जिद पर हमला किया, इनके पास वही लोग आ गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हाल में ले आए जहां से निकलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल वही उन्हीं में से आधे लोग आपके पास भी आ गए। कोई भी नहीं आया हमारे पास। मुस्लिम लीग को आपने माफी नहीं दी? मुस्लिम लीग काफ एक दिन में बिठा लें आज ताकि क्लियर हो जाए, है ना। मुस्लिम लीग काफ सारी की सारी मुस्लिम लीग एन थी। आपको शायद इस बात का पता होना चाहिए, जब मियां साहब सऊदीया गए तो फिर चौधरी बरादरान ने, इसमें चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात का 99.9% हाथ है, उन्होंने बाकी लोगों को भी खराब किया। उन्होंने उनको भी कि अपने अपने आप को बचाओ, और सिर्फ अपने केसेस के लिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत केसेस थे। उन्होंने कई बैंक्स खाए हुए थे चौधरी बरादरान ने, आपको भी पता, सोसाइटीज पूरी उन्होंने खा ली थी, हर चीज उन्होंने बर्बाद की थी, और वो उनको पता था कि मुशर्रफ ने ब्लैक, देखिए आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना आपको ब्लैकमेल करती है, आपकी फाइल उनके पास होती है कि भाई ये ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तुम नहीं करोगे तो फिर ऐसे होगा। ये लोग मैं इधर मौजूद था इंग्लैंड में, मैं इनकी मीटिंग्स में मौजूद था, उसमें चौधरी शुजात, चौधरी परवेज लाई, उसमें चौधरी रियाज साहब, शेर रशीद और जनरल मजीद मलिक साहब चकवाल वाले, वो ये सारे मीटिंग करते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। फिर उन्होंने डिसाइड किया जो मुशर्रफ कहता है वो करते हैं, क्योंकि मुशर्रफ का प्रेशर था इनको कि तुम्हारी फाइल, तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुम लोगों ने ये ना किया तो, ठीक है ना। फिर इन्होंने अपने आप को कहा कि ये केसेस हमारे ऊपर बनेंगे, जायज हो या नाजायज हो, बनेंगे जरूर, तो बेहतर है कि इनका साथ दो। फिर मियां साहब के खिलाफ नारा लगाने शुरू कर दिए इन्होंने, जो कि मुनाफकत है, इसको कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए दोस्त के लिए। मियां साहब एक बात बताएं मुझे कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग काफ बनाई और जो मुस्लिम लीग काफ में गए, उस जमाने में जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा वो गद्दार हैं पार्टी के? क्या उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी? उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा? क्या उन्होंने मियां साहब को तनहा नहीं छोड़ा? आप गद्दारी नहीं कह सकते। चले वो उन्होंने बुरे वक्त में साथ, इसीलिए मियां साहब चौधरी बरादरान से नाराज है। अच्छा ठीक है, सिर्फ इन्हीं वजह से। अच्छा ये और कोई वजह नहीं है। अब मैं सवाल एक दफा फिर करने की कोशिश करूंगा, अगर वो उन लोगों ने उस वक्त में जब बुरा टाइम था मियां साहब के ऊपर तो उनका साथ नहीं दिया, आज मियां साहब उनको वापस ले रहे हैं, क्या यही सिचुएशन कल फिर? मियां साहब उन लोगों को नहीं ले रहे जिन्होंने मुनाफिकत की, जिन्होंने गद्दारी की, मियां साहब उनको नहीं साहब। हाँ, वो लोग जो उनके बहलावे में आके उधर चले गए, जो लोग मुशर्रफ कैबिनेट में थे वो भी आज जो है कोई भी नहीं है। क्यों नहीं? कोई बताए, नाम ले लें, एक का नाम ले लें, कोई भी नहीं। नो वे, सवाल पर नहीं। मियां साहब ने साफ कह दिया था कि कोई वो बंदा कोई भी नहीं लेंगे हम। जाहिद अहमद साहब कौन है? आपको भी पता है कौन थे वो,
है ना। लेकिन असल बात जो है ना वो आप इसको बात को जरा चेंज ना करें, उधर ही रहने दें प्लीज, क्योंकि असल मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि ये सारी की सारी चौधरी बरादरान की शरारत थी और उन्होंने शरारत की और आज तक कर रहे हैं शरारतें। आपके सामने है मियां साहब के खिलाफ अपना बेटा जब करप्शन के केस में अंदर हुआ, आपके सामने है, तो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मिन्नतें तक की हैं मियां साहबान की कि पंजाब हुकूमत प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको किसी तरह छोड़ दें। लेकिन उन्होंने कहा जो कानून फैसला करेगा ना हम वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो। अच्छा, आपने वैसे हमजा वो जो है आपने जो है मुस्लिम लीग काफ के साथ और इन लोगों को तो नहीं छोड़ा, लेकिन आपने रेमंड डेविस को जरूर छोड़ दिया था। हम रेमंड से पंजाब हुकूमत ने नहीं छोड़ा, वो एजेंसियां लेके गई हैं, आपकी एजेंसियां निकाल के लेके गई हैं आपसे 100%। सारी दुनिया कोई भी, मैं आपको एक ऑन एयर एक बात बताऊं आपको, आपकी जितनी भी हुकूमतें आज तक रही हैं, बेनजीर के अल्फाज थे, मेरे नहीं, बेनजीर साहब के अल्फाज थे कि हम पपेट्स होते हैं, हमें चलाया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, हमारे अपने इख्तियार में कोई चीज नहीं होती। ये बेनजीर और जो कर रहे होते हैं यही साहबान, वो शेर ने जो कुछ करना है। बात वही आती है ना जी, शेर के पिंजरे में घुसेगा तो वो शेर नहीं कर रहा है, बंदा तो ये जो मियां साहब भी पपेट है। देखो जब तक एस्टेब्लिशमेंट के आगे या फौज के आगे पपेट है, सारे पपेट है, क्योंकि उनकी अपनी बात है। हाँ, अब जो काम हुए हैं, अभी जो स्टैंड लिया है मियां साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके कि हम तीसरी ताकत को अंदर नहीं आने देंगे किसी तरह भी, अब ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। ये जो स्टैंड गो के मैं क्लियर करूं कि यहां पे करप्ट तरीन हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे करप्ट हुकूमत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है ना जी। लेकिन फिर भी मियां साहब ने इसलिए स्टैंड लिया कि कहीं फिर वही बात ना हो कि मुल्क बदर वो लोग हो जाएं जो बिल्कुल बेकसूर हैं और जिन्होंने मुल्क के लिए काम भी किए हुए हैं, वो भी बेचारे मारे जा सकते। अच्छा, मुल्क बदर ना हो, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये करप्शन करके खा जाएं, ये इदारों का सत्यानाश कर दें, लेकिन मियां साहब उनको बचाएंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे, निजाम को बचाएंगे, चाहे इस मुल्क में वो निजाम चलने वाले जो इदारे हैं वही खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन आपके सामने रेलवे खत्म हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया, PIA को भी बर्बाद कर दिया, सब इदारे बर्बाद। लेकिन बात मैं फिर वही करा रहा हूं, सारा कुछ बर्बाद होने के बावजूद ये बेचेंगे नहीं अमेरिका के आगे, जैसे मुशर्रफ ने बेचा था। मुशर्रफ ने आपके पूरे जितने भी अपने बेसिस है ना, आपके एयर बेसिस टोटल बेच दिए हुए हैं अमेरिका को। बलूचिस्तान में आपका बस नहीं चलता वहां पे आप जा सके, मैं या आप वहां पर इजीली जाके फ्रीली फिर सकें। हमने इसलिए क्योंकि वहां पर इंडिया और अमेरिका को इसने अपने हाथों से बेचा है, क्योंकि इसको डॉलर मिलते थे, इसको ट्रांसफर हो रही थी इसके अकाउंट्स में, मुशर्रफ साहब को इसको डॉलर जो मिलते थे उसके वजह से पाकिस्तान को बेचा। पाकिस्तान को क्या, इसने अपनी मां को बेचा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, देखिए मां ही है ना हमारी, इसने अपनी मां को बेचा, हमने अपनी बेटी आफिया को बेचा। आपके सामने जो इसने किया, वो तो ठीक है, लेकिन आपने इन 4 सालों में जब से मियां साहब वापस आए हैं उस बलूचिस्तान के लिए आपने क्या किया है? हमने, आप बलूचिस्तान वालों से पूछ लें, है ना, जाके वहां पे अगर वो किसी की आवाज लगाएंगे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आवाज लगाएंगे कि हम अगर किसी का साथ देंगे या किसी के साथ हैं या किसी की बात मानते हैं तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अभी रिसेंटली भट्टी साहब ने, भट्टी के बेटे ने, उसने कहा मियां साहब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, है ना, तो मैं 3 दिन पहले आके उनके घर बैठ जाऊंगा, लेकिन इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत बुला रही है हम उसमें शरीक नहीं होंगे। और मियां साहब ने भी कहा है, बात भी हकीकत है। देखिए, जब तक आप भट्टी साहब के कातिलों को नहीं पकड़ते, है ना, जवाब ही नहीं बनता ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के बारे में ऑल पार्टीज बुलाने की। ये 3 कबीलों के अलावा आज भी बलूचिस्तान की असेंबली चल रही है, उन्हीं के वजीर जो हैं वहां पे मौजूद हैं, उन्हीं के लोग हैं, वो सारे कबीले के सरदार हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इन 3 सरदारों को छोड़ के, ये जो 3 बड़े सरदार, इनको छोड़ के बाकी सब तो हैं, हुकूमत के साथ हैं, वो तो असेंबलियों का भी हिस्सा है, आप सेनेट में भी जा रहे हैं। मैं वही पहले आपको बताया कि ये पपेट्स वाली गेम है सारे। वो उधर ये 3 बंदे जो बाहर आ गए हैं, इनसे ये ज़्यादा ज़रा बलूचिस्तान के हक में बोलते थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ारग कर दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। जैसे मुशर्रफ ने जो अमेरिका कहता रहा है, जो इंडिया कहता रहा है, ये करते रहे हैं। आप देखें, हमारा बॉम्बे में हमला होता है किसी होटल में, ठीक है जी, तो कसाब का नाम पूरी दुनिया में घूमता है कि पाकिस्तानी था, वो यही है ना, पाकिस्तानी था। अब बलूचिस्तान में तकरीबन कह लें कि 80 to 90% जो है ना इंडिया
उधर कर रहे हैं पूरे का पूरा, आपके सामने है बिल्कुल ना है। हर चीज। लेकिन हमारे अपना क्या नाम है उसका, इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक की मिसाल ले ले, वो बात तक नहीं करता इस बारे में, उसको पता है हर चीज का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, आपने रहमान मलिक साहब के ऊपर एक दफा मैं वो सवाल करने की कोशिश करूं कि आपने कहा कि जो है ना, ये लोग जो हैं, जो आज मौजूदा हुक्मरान हैं, ये करप्ट हैं, सब बुरे हैं जितने भी, लेकिन मुल्क नहीं बेचेंगे जी। तो ये आपको रहमान मलिक साहब पे यकीन है कि ये कुछ ऐसा वैसा काम नहीं मैंने करेंगे? रहमान मलिक का नाम नहीं लिया, तो ये हुक्मरान तो यही है। हुक्मरान मुसल्लत किया गया हुआ है हम पर, जो हमारे अमालों के ऊपर ये मुसल्लत है ये बंदा। हालांकि ये 101% देखें जी, मैं कुछ भी हो, ये CIA का एजेंट है और एवरीबॉडी नोस, हर बंदा जानता है कि ये CIA का 100% एजेंट है। जो CIA ने इसको कहना है, इसने वही करना है, ये अमेरिका के कहने पे है। और इस हो सकता है कि जो हमारी वो जितने भी पाकिस्तान में आपके सामने है कि वो उधर मेहरान पर जो हमला हुआ, 2 जहाज बर्बाद हो गए, रहमान मलिक गया तो बंदे भी भाग गए, है ना, क्योंकि है तुक बंदा। इसका मतलब है कि अच्छा, कहीं तो ना कहीं कोई ना कोई लड़ी इसको है पीछे से कोई जो। फिर ये फौज की बात में, जब अस्करी क़यादत की इस बात में थोड़ा पॉइंट नहीं है उनका कि जब वो ये कहते हैं कि जब इस तरह के सिचुएशन हो, आपका इंटीरियर मिनिस्टर इतनी अहम पोस्ट पर एक शख्स हो, तो हम तो वॉच डॉग के तौर पे रहेंगे, हमें तो देखना है कि हमारे मुल्क की सलामती रहती है नहीं रहती है। कहां पर थे वॉच डॉग उस वक्त जब मेहरान पर हमला हुआ? अभी मेमो के दौरान भी आपने देखा कि उसने कहा 2 मई वाले दिन, जिस दिन उसामा का इंसिडेंट हुआ है, उस दिन भी वो जहाज F-16 उड़ चुके थे। लेकिन बाद में जो भी कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन अब ये जब केस खुलेगा और सब ये बात सामने आएगी, इंशाल्लाह आएंगी, और आनी चाहिए। देखें उस वक्त कहां थी हमारी फौज जब मेहरान पर हमला हुआ? आप कह रहे हैं वॉच डॉग, ठीक है ना जी, मैं मानता हूं आपकी बात, होना चाहिए, लेकिन उस वक्त वो कहां थे? उस वक्त वो कहां थे जब हेलीकॉप्टर पे आके उसामा पे, हालांकि वो एक इन्होंने डमी गेम किया, जो भी किया अमेरिका ने, सबको पता, सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने पहले ही वो फर्क कर दिया। लेकिन चले, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त वो हमारी फौज या हमारे जनरल साहब कहां थे? क्या उनको नजर नहीं आ रहा था? क्या 389 तकरीबन ड्रोन हमले हुए, ठीक है जी, 389 ड्रोन हमलों में क्या हमारे जनरल को नजर नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क पर ड्रोन हमले हो रहे हैं? तो वो नजर नहीं आ रहे। क्या वो उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब पूरे पाकिस्तान पर हमला होगा, और फिर वो इंतजार करेंगे हमें जरदारी साहब कहें या हमें वजीर आजम कहे, ऑर्डर करें, तो फिर हम क्या जाए? बात बड़ी अच्छी है। और इससे अब 2 मई से आगे जाते हैं थोड़ा सा, और मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद यहीं से बात का सिलसिला आगाज करते हैं फिर से। और नाज़रीन, हम लोगों ने बड़ी यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, कुछ नवाज शरीफ साहब के ऊपर मैंने कुछ सवालात उठाए, मियाँ साहब ने उसको डिफेंड किया, दूसरी पार्टीज़ के ऊपर बात करी। सवालात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको आजकल में खुशामदीद। अपने सवालात के सिलसिले के वहीं से छोड़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हम 2 मई तक पहुँच चुके थे, आज उससे आगे कदम बढ़ाते हैं, उससे आगे की तरफ देखते हैं क्या क्या हुआ। मेरे साहब ये अर्ज़ करिएगा थोड़ा सा कि ये जो करप्शन है, क्या ये पंजाब में है ही नहीं, या ये करप्शन जो है ये मुल्क में ज़्यादा है और पंजाब में कम है, इसलिए आप ये क्रेडिट लेते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि उन्होंने इतनी मिनिस्ट्रियाँ अपने पास रखी हुई हैं, उन्होंने ये भी किया। उन्होंने किसी को भी इसलिए मिनिस्ट्रियाँ दी कि वो इतबार तो हर एक पे होता है, जो साथी साथ चल रहे हैं उनसे वो काम भी ले रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल खुद कर रहे हैं हर एक को। उन्होंने पूरे सेक्रेटरीज जितनी भी रखी हैं अपने पास, मिनिस्ट्रियाँ हैं 2-3 जितनी भी हैं, उनको वो खुद कंट्रोल करते हैं, हर लुक आफ्टर आप करते हैं। वॉच डॉग सिस्टम उन्होंने अपना रखा हुआ पूरे का पूरा। इसलिए पंजाब में एक केस भी करप्शन का आपको नहीं मिलेगा पंजाब में, लेकिन बाकी कहीं भी चले जाए, सिंध में चले जाए, बलोचिस्तान में चले जाए, खुलेआम। अच्छा, पंजाब में कोई करप्शन नहीं है? कोई करप्शन नहीं है, कोई 100% कोई करप्शन नहीं है। 100%। अभी सस्ती रोटी के सिलसिले में करप्शन नहीं हुई है? आपने वो अब दोबारा वो ले रहे नहीं, हैं। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल नहीं, मिस ये कह सकते हैं आप कि इनका वो एक प्लानिंग के बगैर इन्होंने काम किया, वो
हो सकता है मिसमैनेजमेंट हुई है, मिसमैनेजमेंट हो गई है, ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इतनी सारी जब एक शख्स, उसमें करप्शन नहीं हुई, लेकिन जब एक शख्स हुए हैं लोगों के ऊपर, एक शख्स जब इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी वजारतें अपने ऊपर लेगा तो लाजमी सी बात है वो हर चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा अपना काम बांट क्यों नहीं देते शहबाज शरीफ साहब? देखिए वो मियां साहब ने वो जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, जितनी पूरी मिनिस्ट्री हैं उसके अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, हर एक मिनिस्ट्री का अलग, वो सेक्रेटरीज से उन काम तो देते हैं उनको, और सेक्रेटरीज वो हैं जिनके वो फुली 100% इतबार और इत्मीनान करते हैं, और उनसे वो काम करवाते हैं, उनसे काम लेते हैं, और काम रात को पूरी रिपोर्ट खुद लेते हैं, पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए इधर हर हाल में, मुझे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और आप देख रहे हैं उसका नतीजा क्या है। जो हम देख रहे हैं वो तो हम डेंगू के सिलसिले में लोग मरते हुए देख रहे हैं, जाली अद्वियात को खा के लोगों का वो ये इंसिडेंट हम तो ये देख रहे हैं। डेंगू जो है ना वो एक कुदरती आफत थी जो खत्म हो गई। जो अब रही बात ये दवाइयों वाली बात आप कर रहे हैं, दवाइयों वाली वो कराची की फैक्ट्री के ऊपर वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने किया, उसका वो सजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। उसमें पंजाब हुकूमत की कोई आपको भी पता है इस बात का, बल्कि सारी अवाम जानती है पाकिस्तान की कि पंजाब हुकूमत का उसमें कोई कसूर नहीं है। उसके कराची में उसके पीछे भी मियां साहब ने कहा है कि जैसे वो डेंगू के पीछे, आपको याद होगा मियां साहब ने कहा डेंगू के पीछे जो एक इनका साजिश थी अपना वफाक की, वो हो सकता है कि इस दवाइयों के पीछे भी उनकी हो कि पंजाब के घर घर में मौत हो जाए, फलान हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है मियां साहब कि ये आपकी जो मिसमैनेजमेंट है, आपको हर चीज साजिश नजर आती है, हालांकि वजह इसकी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन आपको हर जगह साजिश नजर आती है। आप जब देखिए जी, हम तो कल भी हमने मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक ही बात की है कि पंजाब की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा वफाक को, बल्कि उन्होंने कहा है शहबाज उनको अपना जरदारी करप्ट तरीन आदमी है। मैं आज भी कहता हूं, मैं पहले भी कहता था और मैं कहता रहूंगा कि ये सबसे ज्यादा करप्ट है, ये सबसे ज्यादा पंजाब को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हमारे इन्होंने पैसे भी रोके, हमारे इन्होंने बिजली भी रोकी, हमारी गैस भी रोकी, सब सूबों में आ रही थी, पंजाब के लिए इन्होंने सारा कुछ किया था, और इसलिए किया था उनको पता था कि ये बंदा एक अच्छा एक भाई काम कर लेगा और ये कामयाब हो जाएगा। अगर ये कामयाब हो जाएगा तो पंजाब में फिर जिंदगी भर जो उनकी ख्वाहिश है ना पीपल्स पार्टी वालों की कि पिछले भुट्टो के दौर से लेके अब तक कि पंजाब में कभी हमें हुकूमत मिले, वो उनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी, वो फारग हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, एक भाई जो है वो तो अपनी तोपों का रुख जो है जरदारी साहब के ऊपर रख के ये करप्ट हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, और दूसरे जो बड़े मियां साहब हैं वो तो कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी भी आपको छोड़ गई तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये जो वाकया कि जमहूरियत बात कर रहे हैं, आप 5-4 साल पुरानी बात कर रहे हैं। चले मैं सिर्फ एक बात की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कहा था मियां साहब ने, देखे बात असल ये है कि हमें हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जर्नैल जो चंद जर्नैल हैं जो बिके हुए हैं अमेरिका के आगे, वो आगे आ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की उसमें अपनी काम उन्होंने लेने होते हैं जो जमहूरी हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि जमहूरी हुकूमत को पता होता है कि हमने अगर ये साइन कर दिए और अगर ये कर दिया अमेरिका के साथ तो कल को हमें लेने की देनी पड़ जाएंगी। अब जर्नैल जो करता है वो 1 मैन शो होता है, वो जिससे मर्जी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता है, और वो मुशर्रफ वो चाहते भी यही हैं। अब मैं आपको हकीकत ये बताता हूँ कि अमेरिका की आज भी ख्वाहिश यही है कि जमहूरियत ख़त्म हो और हमारा जर्नैल हमें उनको अपने काम से मतलब है, उनको बेसिस चाहिए, उनको ईरान के खिलाफ हमला करने। आप देखिए ईरान के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, ठीक है, और ईरान ने कहा कि जिस मुल्क ने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी, जिस मुल्क ने उनको अपने बॉर्डर्स दिए, अपनी जगह दी हमारे ऊपर हमला, हम सबसे पहले उसके ऊपर हमला करेंगे, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हकीकत भी यही है। देखिए रशिया ने भी इनको वार्न कर दिया है कि खबरदार, तुम लोगों ने ईरान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो तुम्हारे लिए नताइज बड़े खराब होंगे, बड़े गलत होंगे। उन्होंने वीटो भी कर दिया, उन्होंने वीटो भी किया, वो शाम के ऊपर दोनों मुल्कों ने, बड़े मुल्कों ने वीटो किया। जो इस वक्त सुपर पावर्स जो है ना, ये अमेरिका नहीं है, इस वक्त सुपर पावर चाइना है। चाइना के साथ अगर रशिया मिल जाए
या हमारा ये पूरा खिता मिल जाए तो हम तो अमेरिका तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या इससे पहले वो फौजी हुक्मरान हो, ये सारे के सारे अपने मसाइल लेकर व्हाइट हाउस क्यों भागते हैं? ये सारे के सारे उस तरफ वॉशिंगटन की तरफ क्यों देखते हैं? ये था पहले, अब नहीं होगा। ये था, मैं आपसे एग्री हूं कि सारे भागते थे कि ये प्रॉब्लम हो गई सर क्या करें, लेकिन मैं वही बता, माई बाप वही थे, है ना। अब पिछले 4 साल से ये नहीं होगा। अब जो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी ना मियां साहब की, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, तो कोई भी अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अच्छा, जिसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूं, छोटी सी मिसाल ये दे देता हूं कि स्टार्ट जो कर दिया है पीपल्स पार्टी ने कर दिया, ये क्रेडिट भी उनको जाता है, है ना, कि पीपल्स पार्टी ने वाकई वो उसने क्या दिया कि हम पाइपलाइन बिछाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके पीछे कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कि हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। अच्छा, मेमो में इनके अगेंस्ट है और जो है पाइपलाइन में इनके साथ है। मेमो में मुल्क की, देखिए फिर वही बात आ रही है, वहां पर भी मियां साहब, जो भी बंदा, जो भी, मैं देखे मियां साहबान मुहब्बे वतन है पाकिस्तान में। आप एमक्यूएम ले लें, अमेरिकन एजेंट, आप एएनपी ले लें, अमेरिकन एजेंट्स, आप जरदारी साहब ले लें, अमेरिकन। मैं खुली बात करता हूं कि उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते ये लोग, उनकी मर्जी। लेकिन वहां एक मियां साहब ऐसे हैं, आप इमरान खान की मिसाल ले लें। इमरान खान साहब अभी चार्टर्ड फ्लाइट में घूम के आया, पूरी दुनिया चार्टर्ड फ्लाइट में घूम के आए। उनके साथ उनसे ये पूछें, सवाल ये करें कि उनके साथ उस चार्टर्ड फ्लाइट में कौन कौन लोग थे। आप बता दें, आप जब इतनी बातें बता रहे हैं तो ये भी बता दें हमें कि उनके साथ कौन कौन लोग थे। बाहर की मुल्कों की एजेंसियों के लोग साथ थे उस जहाज में, जो उनको पूरे का पूरा डिक्टेट कर रहे थे उस वक्त। ये खान साहब को पता है, खान साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये बात निकलनी नहीं थी, लेकिन हमारे सोर्सेज है कि ये बात निकली बाहर, हमारे सोर्सेज हमने ली हैं वो। अच्छा, ये आप अगर आप मुलाकात करें बाहर के हम उनके सफीरों से और उनके नुमाइंदों से, उनके ऑफिशियल से, तो ठीक है। अगर कोई दूसरी जमात जो है वो मुलाकात करे तो आपको तकलीफ होती है कि जो है ये अगर कोई घर चल के आता है, मिसाल के तौर पर, है ना, हमारे घर कोई आता है चल के, तो हम तो नहीं कह सकते उसको जाओ भाई यहाँ से भागो। ये मुसलमानियत थोड़ी है, ये कोई इंसानियत थोड़ी है। मैं इसको इंसानियत नहीं समझता। दुश्मन भी घर में आए उसको बिस्मिल्लाह करो, लेकिन उसकी बात ना मानो। अगर वो आपको मुल्क के खिलाफ कुछ कह रहा है या आपको अवाम के खिलाफ करने को कुछ कह रहा है, मत मानो उसकी बात। और मियां साहब यही कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी मियां साहब एक ही, मैंने आपको पहले कहा कि हमारा एक स्टैंड है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट की बात माननी है और ना अमेरिका के पीछे हमने लगना है, ना ही माननी है अमेरिका की कोई बात किसी किस्म की। चाहे अमेरिका हमें सीट दे या ना दे, हमें वज़ीर आज़म बनाए या ना बनाए, लेकिन हम उस पर कायम है कि हम उसके साथ नहीं चलेंगे। अच्छा, ये पॉलिसीज जो है, फिर अगर आपने नहीं माननी है, आपने रेडी एक स्टेटमेंट दे दिया है, जजमेंटल व्यूज है कि जो है अगर आपने बात नहीं माननी है, अगर बात नहीं भी माननी है तो वो आप किस तरह नहीं मानेंगे जब आपके पास कोई उसका मुतबादिल प्लान ही नहीं है? अगर आप उनकी बात, उनकी एड नहीं लेंगे तो आप मुल्क किस तरह चलाएंगे? आप IMF से कर्जा नहीं लेंगे, अगर आपको किस कर्जों की किस्तें नहीं दे सकेंगे, जिस तरह एक ये नॉर्मल एक फाइनेंशियल असूल है। देखें, अगर हम कंट्रोल कर लेना अपने टैक्सेस, जो लोग बहुत चोरी हो रही है, बेहिसाब चोरी हो रही है पाकिस्तान में टैक्सेस की, अगर उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना, जैसे कि मियां साहब चाह रहे हैं इस वक्त। ये मैं आपको एक बात इसके साथ और बताऊं। 97 में CBR का एक मेरा कज़न था, मियां साहब ने बड़े वाज़िया कह दिया था कि कोई भी बंदा कोई कस्टम का चोरी करता है या टैक्स चोरी करता है या कुछ भी करता है, उनको पकड़ो और अंदर करो, उसको मत छोड़ो, चाहे वो मेरा अपना क्यों ना हो। उसमें मेरे कज़न ने एक केस पकड़ा था। मैं आपको छोटी सी एक बात बताने लगा हूं ताकि आपको पता चले। एक छोटा केस पकड़ा, तो वो केस क्या था, उसने गवर्नमेंट के ये बॉन्ड्स के अंदर से, कस्टम बॉन्ड्स के अंदर से अरबों रुपए निकाल के खा पी गया हुआ था उसके। वो उसमें कस्टम के, लाजमी बात है कस्टम के लोग भी शामिल होंगे। वो कोई चौधरी था बहुत बड़ा, वो आया उसके पास, कहता ये टैक्स है और इतने पैसे। उन्होंने कहा जी देखो ताड़ा 90 करोड़ रुपया बंद है, तुम 90 करोड़ रुपया दो तो जान छुड़ाओ अपनी, तुम को अरबा रुपये ने तो की फर्क पैदा। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि आप बात करें, आपने क्या लेना है, हम आपको 10 करोड़ रुपया देते हैं। मैं वो कह रहा हूं ऑन एयर, इसलिए बता रहा हूं कि सच्चा वाकया बिल्कुल। 10 करोड़ रुपया देता हूं, है ना, आप वो 10 करोड़ आप ले और हमें क्लियर करें किस तरह। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं ये यहां तक भी कहा
कि आपको फिर अपने बच्चों को प्यार नहीं है, उसे कहा जी वो ऊपर वाले ने दिए हैं, मालिक ने दिए हैं, वो उसकी बात खुद ही करेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये ये भी कहा, चले मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा फिर आप ये सबके सामने मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, है ना, ये आपके बंदे साथ हैं, उनके सामने मुझे कह रहे हैं 10 करोड़ ले लूं मैं, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ये बंदे भी सुन रहे हैं आप, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे ऐसी जगह पर ले जाके पैसे दें जहां अल्लाह ना देखता हो। ऐसे लोग इधर मौजूद है, मेरा कजन है वो, है ना, तो उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह पे ले जाके पैसे दो जहां पर अल्लाह ना देखता हो, तो कौन सी जगह वो ढूंढेगा? वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें, मुल्क चलाने की आप मुझे अगर ये ऐसे वसूल किए जाते हैं। अच्छा, यही बात जब खान साहब कहते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ये तो ये जब वो कहते हैं कि इसी तरीके से ये जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो उनके जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, जो लोग हमारे डिफॉल्टर्स हैं, उनसे हम पैसे इकट्ठे करेंगे और अपना मुल्क को जो ये इसी तरह चलाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो पीटीआई कहती है वो आप खुद भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस असल बात जो सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, है ना, एक औरत आई, है ना, कहा कि जी मेरा बच्चा गुड़ खाता है, ठीक है जी, आपने कहा कि बीबी आप इसको, उन्होंने कहा कि इसको मना करें, है ना, उन्होंने कहा बीबी कल आई, ठीक है, अगले दिन आई तो उन्होंने कहा कि आपने फरमाया सरकार ने कि बच्चे गुड़ नहीं खाते, अच्छी बात नहीं, तो बीबी ने कहा कि भाई ये तो बात आप कल भी कह सकते थे, आपने फरमाया कि कल तो मैं खुद खा रहा था, मैं इसको कैसे मना करता। अब बात ये है कि जिस बंदे का अपना अमल सही ना हो उसको आगे भी कोई नहीं सुनेगा, उसको आगे भी कोई नहीं सुनेगा, जिसका अपना अमल गलत है। ये बंदा खुद अपनी एक जायदाद कहता है 500 कनाल है, मुझे 1.5 लाख में मिली है, ठीक है, लेकिन फिर असद खान फिर अगर आप उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाएं। मैं करप्शन की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, बता रहा हूं टैक्स की, कि टैक्स बचाने का क्या तरीका सोचा खान साहब ने। इन्होंने कहा 500 कनाल जो मेरी जमीन है वो मुझे 1.5 लाख में मिली थी। 1.5 लाख में कब मिली थी? आज से 30 साल पहले, ठीक है जी। अब उसकी कीमत नॉर्मल तो जो टैक्स आज गवर्नमेंट जो आप इधर टैक्स देंगे तो आप देखेंगे आपका मकान, आपकी जायदाद आज का वो वैल्यू लगाएंगे, ये तो नॉर्मल है। खान साहब ने उसको 1.5 लाख ही दिया हुआ है, क्या खान साहब ने टैक्स चोरी नहीं किया वहां पे? फिर 350 कनाल का जो मकान बनाया इन्होंने, है ना, उसकी पूरी इन्होंने एक चीज नहीं दी, यही शौक रहा है कि मैंने इंग्लैंड में फ्लैट बेचा और मैंने ये मकान बना लिया। मकान तो 1 कनाल का भी नहीं आता उसमें सर, लेकिन 2 कनाल का मकान आ जाएगा, 350 कनाल का मकान कहां से आ गया? क्रेडिट तो आपको खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने ही ये इस काम की इब्तिदा करी है कि हर बंदा अपने पहले जो है असासे लेकर आए, हमें दे, पहले असासे लेकर आए। जितने पार्टीज में आए हैं अब तक उनके, और जो हुकूमत में भी है, उन्होंने बड़े इस करप्शन के ऊपर सालों वो यही बात कहते रहे हैं कि अपने असासों को जाहिर करो, अपने असासों को जाहिर करो। जिस वक्त हमारे सीजन पॉलिटिशियंस ये सोच उनके अंदर डेवलप नहीं हुई थी, उस वक्त भी खान साहब यही बात करते थे कि जो है अपने असासों को जाहिर करो, अपने असासों को जाहिर करो। चले इस बात का क्रेडिट तो उन्हें दें एटलीस्ट के जो है कि उन्होंने एक मजबूत कदम जो है वो लिया। उनको जो टारगेट मिला हुआ था ना, वो 2 चीज़ों का ही मिला हुआ था एस्टेब्लिशमेंट से, कि आपने 2 लफ्ज़ बोलने हैं सिर्फ। एक, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है जी, कि वो उसकी जायदाद बाहर बढ़ी है, उसके वो फलाने पैसे बढ़े हैं, वहाँ पर पैसे बढ़े हैं, उसकी बिल्डिंगें हैं, उसका फलान। ये नंबर 2 टैक्स का, कि वो भी इसी के पीछे पड़ जाओ, टैक्स के लिए भी मियाँ के पीछे पड़ जाओ, ठीक है जी। मियाँ साहबान ने अपनी हर चीज़ इनको शो करा दी है, एक एक चीज़। 1 साल का 49 करोड़ आप देख लें, ऑन चले जाए, आप चले ऑनलाइन चले जाए, 49 करोड़ 1 साल का टैक्स दिया उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का, या जो कुछ भी सेल टैक्स प्लस 29 करोड़ के पता नहीं कितना वो है इनकम टैक्स, ठीक है ना जी। ये सारे के सारे सबूत ऑनलाइन ऑन द नेट मौजूद हैं, जिसको जो बंदा भी ये जाके खोल ले, उसको चेक कर ले, देख ले। जब आप इतने अच्छा, आप साहब भी चाहते थे कि टैक्स का निजाम शफाफ बनाया जाए, और मियां साहब ने किया। 97 से लेके उन्होंने स्टार्ट किया, 98 99 में आप देखें वो उस दौर का जितना टैक्स इकट्ठा हुआ है, और बाकी 2 अदवार में देख ले, है ना। फिर आया मुशर्रफ आ गया, वो जो निजाम आपने बनाया था वो मुशर्रफ ने गरम कर दिया। वो नैब का निजाम ठीक था, कौन सा नैब का? जो अपने सैफुर रहमान का निजाम ठीक था, बिल्कुल ठीक था,
वो बिल्कुल, जो केसेस बने, अब वो आज सैफुर रहमान साहब ने और मियां साहब ने खुद ये नहीं कहा कि वो कुछ सियासी केसेस बन गए हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो पॉलिटिकली मियां साहब ने नहीं बनाए सियासी केस। आप बात कर रहे हैं जरदारी साहब की, जो केसेस इनके ऊपर बने तो सियासी केसेस किसी ने बनाए? वो लगारी साहब ने बनाए। वो लगारी साहब की और इनकी अपनी कोई प्राइवेट लड़ाई थी, जो उसके मुझको पता क्या लड़ाई थी, वो मुझको भी पता है, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं बताना चाहता, है ना, वो उनका अंदरूनी मामला है। उसने लगारी साहब ने इनके ऊपर केसेस बनाए थे, मियां साहब ने कोई केस नहीं बनाए। सैफुर रहमान साहब का कोई किरदार नहीं था उसमें। सैफुर रहमान को अब टेलीफोन करें, ऑनलाइन लें, आपको बता देगा हर चीज, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा था कि जो केस जेन्युइन थे हमने वही केस बनाया है, हमने कोई दूसरा केस इनके ऊपर नहीं बनाया, और वो केस पर आज भी मैं स्टैंड करता हूं। तो वो जब आप उन केस पे आपने कहां स्टैंड किया? उन केस पे आपने तो एनआरओ करा दिया। हमने नहीं करवाया। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कराने का मेरा मतलब ये है कि आपने उन्हीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो इलेक्शन में जो है एनआरओ ज़दा अफराद और पार्टियां जो है वो शरीक हो रही थी, आप भी उसी का हिस्सा बन गए। देखिए जी, बात पता क्या है, बाहर एक तो आपने उस टाइम पे अगर आप बाइकआउट कर देते, एक बात है, मैं एक मफरूजे की बात करूंगा, अगर बाइकआउट कर देते तो बड़ी इतनी इससे ज्यादा और करप्शन ना होती, इससे बड़ी करप्शन ना होती कोई और। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, उसकी वजह बता रहा हूं। ये फिर वन साइडेड पूरे अपने 2/3 मेजोरिटी खुद ही ले लेते, लेके तो 2/3 मेजोरिटी के साथ ये अपना हर फैसले, नए कानून, तरमीम्स, हर चीज ये खुद करते, और उसमें नुकसान होता मुल्क को भी और आवाम को भी और हर बंदे को नुकसान होता है। क्या वो इलेक्शन की वैलिडिटी खराब नहीं होती? क्या उसकी लोग ये नहीं कहते कि पार्टीज, बड़ी पार्टीज ने हिस्सा ही नहीं लिया, तो इस इलेक्शन कौन सी बड़ी पार्टी ने? आप जब अगर हमने हिस्सा लिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिस्सा लिया, पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया, हमने हिस्सा लिया, हमने पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया। तो आपने तो वैलिडेट किया ना इस बात को कि आपने तो ये कहा कि हमने वो केसेस जो बनाए थे एनआरओ के दौरान वो गलत बनाए थे। वो आपने पार्टिसिपेट करके इशारा तो इसी बात का दिया ना कि ठीक है हमसे गलती हो गई थोड़ी सी, हमने जो इलेक्शन मुल्क के थे, वो इनके साथ थोड़ी थे, हम इलेक्शन मुल्क में हो रहे थे। और वो खान साहब को भी कहा था, खान साहब को पीछे से कोई इशारा कि आपने इनके साथ नहीं मिलना। खान साहब नहीं मिले, उनकी मर्जी। 4 मीटिंग्स हुई हैं खान साहब के साथ, 4 मीटिंग। शाद रफीक साहब कहते हैं मैं पर्सनली इनके घर जाके बैठा हूं और 4 घंटे इनको मनाता रहा हूं कि देखें आप तो प्लेयर हैं, आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, आपको पता है जो ग्राउंड में खेलने वाले होते हैं, है ना, या बाहर बैठने वाले, फैसला वही करते हैं जो अंदर होते हैं ग्राउंड में। तो आप ग्राउंड में आए, खान साहब आप लें, लेकिन खान साहब के पास उस वक्त आपस की बात है, असल जो हकीकत है ना, वो खान साहब के पास ना कोई सीट जीत सकते थे, वो ना उनके मतलब नाम ही नहीं था। अगर देखें तो आप तो नाम ही नहीं था। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी उनको उस वक्त भी, हाँ जी, तो उस वक्त भी वो सीट जीत सकते होंगे, जैसे कि आज उनको एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आपने आज शुरू में प्रोग्राम के शुरू में आपने बात कही कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट। एक बात याद रखें, जब अवाम बाहर निकलती है ना तो एस्टैब्लिशमेंट भी उसको नहीं रोक सकती। तो निकली ना आपने देखा, कराची में निकली, लाहौर में निकली। सारे को सबको पता है कि एमक्यूएम ने करवाया जलसा, एमक्यूएम वाले किसी को जलसा नहीं करने देते। उससे बड़ा जलसा मौलवी हजरात ने करवाया जनाब। वो लहरे बहरे थी, देखिए कहां तक था, क्या होता वो जलसा, देखने वाला था। वो जो मज़ार कायद पे लोग आए थे, वो और जो मीनार पाकिस्तान पे लोग आए थे, वो भी एमक्यूएम लेके आई थी। नहीं, जो उधर था कराची वाला, वो तो 100% एमक्यूएम का था, और ये क्यू लीग और पीपल्स पार्टी का सारा मिला जुला था, सारा कुछ जो लाहौर में सारा सिलसिला था। सबको पता है, हर चीज का पता है। ये खान साहब नहीं बंदे इकट्ठे कर सकते। खान साहब अगर बंदे इकट्ठे करने वाले होते तो बड़ी देर के इकट्ठे कर लेते, आज ये काम ना होता। 4 महीने पहले तक खान साहब का नामो निशान नहीं था। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यही बात कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को अगर तो एस्टैब्लिशमेंट उनको 4 साल से सपोर्ट कर रही है, तो वो उनका अब तक उनका नामो निशान कुछ ना कुछ होता उनके पास, लेकिन आज उनकी जो मकबूलियत है वो आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। मैं वो बताने लगा ना, आपको बताता रहूं। आपके जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो काम कर रहे हैं ना, है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कहा है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कहा है कि भाई कहां चिट्टा है, तो उन्होंने कहां चिट्टा ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 101% बात बता रहा हूं इधर बैठ के मैं आपको। ये भी आपका भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन हम यूरोप में हैं, ये शुक्र है खुदा का कि आपको वो बंदिशें नहीं है जो कि पाकिस्तान में है। हम यूके में बैठे हुए हैं, हमें कोई बंदिश नहीं है ऐसी। लेकिन हकीकत यही है, हकीकत में ये है कि जो भी 4 महीने पहले से खान साहब की गुड्डी एकदम पूरे टीवीज के ऊपर, है ना, चाहे उनके जो
आप देखें MQM के खिलाफ खान साहब सरेआम बोलते थे, अब वही MQM के साथ बैठे हुए हैं। इसको मुनाफिकत कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, कहाँ बैठे हुए हैं वो, उन्होंने तो कहा ही नहीं इस बात को, उन्होंने तो डिनाई किया इस बात को। उन्होंने बोला हम तो कोई इत्तेहाद भी करने नहीं जा रहे MQM के साथ। किसने कहा ये? खान साहब ने। खान साहब ने कहा है कि हम इत्तेहाद करेंगे, मुस्लिम नून के अलावा बाकी सबसे इत्तेहाद करेंगे। मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है उसका। वो पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद करेंगे। यस, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को निकाल के, मुस्लिम लीग नून को निकाल के सबके साथ इत्तेहाद हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका मतलब मैं इसका जवाब जरूर है जो है उनसे लूंगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और अगले प्रोग्राम में मैं आपको जरूर दावत दूंगा, क्योंकि आगे जो मुझे बुला ले पीटीआई का कोई बंदा ऐसा बुलाएं जो कि इस काबिल हो, जिसको कुछ पता हो, कहना कि कोई बात करनी है। असल बात इंफॉर्मेशन की होती है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंसान के पास। एक आखिरी सवाल के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि मियां साहब, आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत बढ़ रही है या गिर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN है, और वो इंशाल्लाह बहुत जैसे 2/3 मेजॉरिटी से जीते, हम इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। अल्लाह के थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मियां साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात करी PMLN से। मियां मसरूर साहब ने बहुत सारी बातों के जवाबात दिए, जो इल्ज़ामात थे उनके बारे में कुछ, और एक उसके तनाजुर में कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए। इस सिलसिले में मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है कोशिश करूंगा कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई उनका रहनुमा आए और हमें आके उन इल्ज़ामात की सफाई दे। और इस सिलसिले में मैं आपको, अगर आपके कोई आ रहा हो तो मुझे अपने मेरे फेसबुक अकाउंट पे और हमारे टीवी के चैनल पे जो है आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और लोगों के लिए थोड़ी सी एक, मैं अगर इजाजत दें तो मैं ये चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए सिर्फ, कि लोग जो है ना वो देखें, खान साहब ने स्टार्ट लिया कि मैं यूथ को ऊपर लेके आऊंगा। मैं बता रहा लगा हूँ यूथ को, यूथ की आंखें खोलने के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दें खान साहब को वोट, लेकिन उनकी हर चीज वो देख लें कि वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके साथी कौन है, जो उनके पुराने साथी उनके साथ थे, है ना, उनको छोड़ के नयों को लाकर उनको चेयरमैन भी बनाया जा रहा है, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया जा रहा है, उनको बड़ी बड़ी सीट्स दी जा रही है, लेकिन यूथ को भूल गए खान साहब। इसी बात पे जो है प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं, और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जब आप वोट दें तो ये देख के दें कि उन लोगों का माजी कैसा है, उनका हाल कैसा है, उनके साथ लोग कैसे हैं, क्या वो मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। और इस दुआ के साथ मैं आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त देता हूँ। अपने होस्ट शहरियार परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।